स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वाति शर्मा और आप जानते ही हैं कि हम कवर कर रहे थे अपने क्लास 9 का एफएसटी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमी, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें हम यहाँ तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो अब हमें इसके आगे के कुछ पेजेस बचे हैं, वो हमें इस लेक्चर में कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था वो क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom, यानी आपको क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से एक आपके पास दो चॉइसेस थी। एक फर्स्ट चॉइस थी कि आप या तो शुगर कैन को उगा लें, और दूसरी कंडीशन थी कि आप या तो क्या करें, मिलेट या पल्सेस को उगा लें। अब यहाँ दो कंडीशन अराइज हुई थी। क्या, अगर आप शुगर केन को यानी गन्ने की खेती करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आप प्रॉफिट में जाने वाले हैं, क्योंकि जो शुगर कैन है वहां से आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, लेकिन वाटर का बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप मिलेट और पल्सेस को उगाते हैं तो वहां पर वाटर का लॉस कम होगा, आपकी मिट्टी भी खराब नहीं होगी। यहाँ लिखा था ना कि इम्प्रूव क्या करेगा सॉइल। अगर मिलेट और पल्सेस को हम प्रमोट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा वाटर सेव होगा, हमारा सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी, एंड इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, बट अब आपके पास क्या आ गई, वापस से एक कंडीशन अराइज हो गई, डेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर आपको दोनों में से कोई एक ही चीज को करना होगा, या तो आप क्या करें, या तो आप सिर्फ और सिर्फ या तो शुगर कैन का प्रोडक्शन करें। अगर आप अपने प्रॉफिट को देखते हैं जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होने वाला है ना, तो क्योंकि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो अभी तो मिलेगा, लेकिन एट द एंड आपकी जो सॉइल है वो खत्म हो जाएगी, आपका वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो दो अपॉर्चुनिटी है, या तो आप शुगर केन को चूज करें एंड इट मीन्स आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को चूज करें, या फिर आप मिलेट और पल्सेस को चूज करें, मींस आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में बात करें, ठीक है। तो इकोनॉमिक गेन्स जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलती है कब, अगर आप मिलेट और पल्सेस वाली कंडीशन में जाएंगे तब, ठीक। तो यही तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही तो पढ़ा था हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, क्या कि आपको कोई भी एक चीज चाहिए, तो आपको जो मतलब जो भी डिजायर है आपकी, वो आप ग्रैब करना चाहते हैं, लेकिन सडन आपको एक और डिजायर हो जाती है ना। तो अब आपको वो चाहिए, तो आपको उसके लिए पहले वाले डिजायर को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यही तो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके थे, अब हम इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करते हैं फिर। द क्वेश्चन ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस delves into the purpose of the goods and service produced, ठीक है। यानी जो अगला क्वेश्चन आया है, जो क्या है, जो ये है कि आपको किसके लिए वो प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में डिमांड क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो, हाउ दे आर प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हु बेनिफिट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन, यानी किस तरीके से हम इस चीज को उगाएंगे, एंड देन उसके बाद से फिर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उसके बाद से फिर किसको बेनिफिट मिलने वाला है हमारी इस प्रोडक्शन का। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आप जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड द पीपल हैव द डिफरेंट नीड्स, और लोगों की अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग चीजें चाहिए लोगों को, है ना। इनकम लेवल, टेस्ट एंड लाइफ स्टाइल सब कुछ डिफरेंट है। यानी इनकम लेवल भी लोगों का चेंज है, अलग अलग है, टेस्ट भी लोगों का अलग है, लाइफस्टाइल भी अलग है। प्रोड्यूसर डिसाइड विच ग्रुप ऑफ कंज्यूमर दे वांट टू सर्व, तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को सर्व करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, shoe are the common product, but the different type of shoes are produced for different group of people depending on their needs and purchasing, है ना। देखो, शूज जो है वो तो कॉमन है, कॉमन प्रोडक्ट है, ठीक है, सभी पहनते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग वेराइटीज के शूज होते हैं। आपको जो शूज बनाने हैं वो किसके लिए टारगेट करके बनाना है, क्या एक यंग एज का बच्चा उसको पहने, उस तरीके से आप उसको डिजाइनर या फैशनेबल बनाना चाहेंगे, या आप टारगेट कर रहे हैं आपके यूथ पॉपुलेशन को, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको टारगेट कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में जो शूज होगा उसकी वैरायटी कैसी हो जाएगी कि वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोवर लुकिंग होंगे, है ना। एक क्या कह सकते हैं हम, फॉर्मल लुकिंग शूज आप इन्वेंट करेंगे या बनाएंगे, तो ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेसिकली आप किस तरीके के कंज्यूमर को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल शूज, जैसे कि देखो, अगर 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 आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो आपको स्कूल के शूज बनाने पड़ेंगे, और ये बहुत सिंपल होते हैं डिजाइन में, ड्यूरेबल भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको ऑफिस वेयर बनाना है शूज को, तो ये क्या है, तो आपको शूज ऐसे बनाने होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल वाली जगह पे पहना जा सके, मतलब ऐसी जगह पर पहना जा सके जहां पर
काम किया जाता है। तो ये जो शूज़ होंगे, पहली बात तो ये बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, फॉर्मल अपीयरेंस होनी चाहिए इनकी, मतलब देख के लगे फॉर्मल, ऐसा ना लगे कि कुछ चंकी सा पहन लिया है ना। एंड देन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसमें लेदर का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए और पॉलिश्ड मटेरियल का यूज़ होना चाहिए। ठीक, तो उस वैरायटी के अगर आपको ऑफिस गोइंग लोगों के लिए टारगेट करना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा अगर आपको टारगेट करना है नई नई स्पोर्ट शूज़, है ना, किसी एथलीट के लिए टारगेट करना है तो फिर आपको स्पोर्ट शूज़ बनाना पड़ेगा। अब स्पोर्ट शूज़ में क्या होता है, स्पेशल रबर होने चाहिए, स्पेशल सोल होनी चाहिए, लाइट वेट हो वो, है ना, एंड प्रॉपर ग्रिप हो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, ये होगा। फिर उसके अलावा अगर आपने सोचा कि नहीं मैं कैजुअल शूज़ पे वर्क करूंगा, है ना, या स्लीपर्स पे वर्क करूंगा जो डेली यूज़ में काम आ जाता है लोगों के, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए पहली चीज़ वो, और अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब सस्ता भी होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको दिखाता है कि आपको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। इसके लिए आपको टारगेट करना होगा कि आप किस तरीके के कस्टमर को टारगेट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन फॉर वूम टू प्रोड्यूस, तो अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किसके लिए आपको प्रोड्यूस करना है। ये एक्चुअल में मटेरियल यूज़ पे भी अफेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस लेदर शूज़ जनरली टारगेट कहाँ किया जाता है, ऑफिस गोअर्स के लिए, मतलब जो ऑफिस जाते हैं वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि लेदर का शूज़ हम वेयर करें। ठीक है, एंड द हाई इनकम कस्टमर्स, और वो लोग जो मतलब अच्छा कमाते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है वो लोग, क्योंकि लेदर महंगा आता है। वेयर एज रबर और सिंथेटिक शूज़ जो हैं वो स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो अफोर्डेबल और ड्यूरेबल फुटवेयर चाहते हैं। जो उतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल रेट में उन्हें चाहिए होती है चीज़ें। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हम इस तरीके से सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, रबर का यूज़ करते हैं। फिर प्रोड्यूसर एनालिसिस व्हाट कंज्यूमर लाइक, हाउ मच मनी दे हैव, है ना। तो ये प्रोड्यूसर को एनालाइज करना पड़ेगा कि कंज्यूमर को पसंद क्या है, हम जिस लेवल के लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, मतलब जिस क्राइटेरिया को सोचते हुए हम शूज़ बना रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितना पैसा उनके पास होता है कि वो मतलब शूज़ पे इन्वेस्ट कर सकें, एंड हाउ मच डिमांड इज देयर, और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो क्या इसकी कोई मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं। आपने बना के रख लिया, प्रोड्यूस करके रख लिया, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो फिर आपका तो सब लॉस हो गया। ठीक है, बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू मेक, तो आपको बनाना क्या है उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो है, कैसे कंज्यूमर को मैं टारगेट करूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, जिस कंज्यूमर को मैं टारगेट कर रही हूँ क्या वो इस प्राइस में इस मेरे प्रोडक्ट को खरीद पाएगा कि नहीं, कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो जाएगा वो। तो ये सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमें इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और बस मेरा मन है तो मैं कर दूं, नहीं, मार्केट डिमांड देखनी पड़ती है, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का। तो दिस मेक श्योर दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड वेल एंड नॉट वेस्टेड, और जब आप ऐसी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो वहाँ क्या समझ में आएगा हमें, वहाँ से हम समझेंगे कि रिसोर्सेज को यहाँ पर कम से कम रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, और ताकि वो रिसोर्स जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, समझ गए ये चीज़। देन इसके बाद बात करते हैं थिंक अबाउट इट के बारे में। शुड द गवर्नमेंट एलोकेट more fund to healthcare and education और to defend the space exploration। अब आपको ये बताना, एक्सप्लोर करके देखना, इसके बारे में सोचना कि क्या गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फंड जो है वो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में लगाती है, या फिर डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगाती है तो क्यों, और नहीं लगाती तो भी क्यों नहीं। तो आपको ये एनालाइज करना है, प्रॉपर डेटा निकालना है कि कहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और है तो क्यों है। ठीक, हाउ टू प्रोड्यूस, अब आपको प्रोड्यूस कैसे करना है। अब आपने देख लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, फिर आपने देख लिया किसके लिए प्रोड्यूस करना है, आपने सब देख लिया। अब आप अगला देखोगे कि प्रोड्यूस करना कैसे है, क्या किस चीज़ से कैसे कर पाएंगे हम। तो देखो, आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे करना है। ठीक है, उग तो गया, अब कैसे करना है। उसके लिए देखो, विच मेथड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी शुड बी यूज, फॉर एग्जाम्पल वेदर द मैन्युफैक्चरर शुड ऑटोमेट processes और employ more labor फॉर प्रोड्यूसिंग गुड। देखो सही बात है, अगर आपने कुछ ऐसा खतरनाक सा कोई बिजनेस कर लिया है एंड आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जो वर्क प्लेस है, मतलब वहाँ पर उस वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए। अब अगर आप लेबर बहुत ज़्यादा होगा तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वही है कि देखो हमें क्या करना होगा, मेथड देखना होगा, रिसोर्सेज क्या है, मेथड्स देखने होंगे, हमें टेक्नोलॉजीज देखनी होंगी कैसे यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कोशिश करें कि या तो वो ऑटोमेट करे प्रोसेस को, मतलब मशीन्स के थ्रू सारा हो जाए, नहीं तो फिर उनको ज़्यादा लेबर चाहिए
और लेबर ज़्यादा चाहिए तो मतलब आपको सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रोड्यूसर मस्ट सेलेक्ट द राइट मिक्स ऑफ द फैक्टर्स। जैसे इनको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें जो हैं, यही चारों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन कैन बी लेबर इंटेंसिव, है ना, प्रोडक्ट बिल्कुल लेबर इंटेंसिव हो सकता है, यानी लेबर की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। यूजिंग मोर वर्कर एंड लेस मशीनरी, हो सकता है प्रोडक्शन आपका जो है वो लेबर इंसेंटिव हो, इंटेंसिव हो, मीन्स दैट कि ज़्यादा वर्कर्स का यूज़ हो रहा है और मशीनरी कम लग रही है ना। और हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव हो, यानी मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हो, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हो, वर्कर्स का कम यूज़ हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट रिलाय मोर ऑन, देखो जब भी एग्रीकल्चर या फिर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बात होगी तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव होगा, मतलब यहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। खेतों में मशीन से काम तो नहीं होगा, लेबर तो चाहिए ही चाहिए। तो या फिर हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो आप हाथ से बना रहे हो तो उसके लिए भी लेबर ही चाहिए, उसके लिए आप मशीन्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, ये वो कंडीशन है जहाँ पर लेबर इंटेंसिव चीज़ें चाहिए हमारे पास। लेकिन उसके बाद वेरएस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जहाँ स्टील ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो वहाँ पर मशीन्स ज़्यादा चाहिए हमें, है ना। जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी उतना ही अच्छे से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे ना। अब हम बात देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यही तो 4 फैक्टर्स हैं। तो हाउएवर द चॉइस ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक एम्प्लॉयड डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। जो भी है प्रोडक्शन का जो भी चॉइस है वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि कैपिटल का कॉस्ट क्या है, चूज जो भी आपने चॉइस करी है टेक्नोलॉजी वो क्या है ना, एंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और आपका प्रोडक्ट कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव कॉस्ट एज and the laws as well as the regulation in the country determines the decision by enterprises to address this key question। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, तब जाके आप कोई एक प्रोडक्शन अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब गारमेंट मैन्युफैक्चर देखो, एक कपड़े बनाने वाला अगर एक है, मतलब मैन्युफैक्चर जो है वो क्या करेगा, मस्ट चूज बिटवीन द लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। वो दोनों में से कुछ भी चूज कर सकता है। वो चूज कर सकता है कि या तो मैं लेबर का ज़्यादा यूज़ करके अपना प्रोडक्शन करवाऊंगा, या फिर वो चूज कर सकता है कि मैं मशीन्स लगा लेता हूँ, मशीन्स के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ ये काम। ठीक है, तो इफ मशीन्स आर एक्सपेंसिव, अब मशीन अगर बहुत महंगी होगी तो वो क्या करेगा, वो रिलाय हो जाएगा लेबर पे कि लेबर ले लेता हूँ, सस्ते में काम हो जाएगा। बट अगर मशीन अफोर्डेबल हो गई, सस्ती हो गई, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, वो ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। उसको क्या जरूरत है लेबर की, अगर उसे सस्ते में मशीन मिल रही है तो। ठीक है, तो चॉइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो ये डिपेंड इस पे भी करता है कि टेक्नोलॉजी कितनी है। जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑटोमेशन का भी प्रॉपर उनके पास चूज कर सकते हैं वो, और वो लेबर पे भी जा सकते हैं, लेबर इंटेंसिव पे भी जा सकते हैं। तो उनके पास चॉइसेस हैं, तो वो चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो, चॉइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी। द एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन अगर लिमिटेड टेक्नोलॉजी है तो मैनुअल प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब लोगों का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा चीज़ों को बनाने में। तो द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू, तो किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लेबर के थ्रू कर रहे हैं या कैपिटल के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद द nature of production is important too, as customized or designers cloth required skilled labor। क्योंकि सही बात है, क्योंकि अगर हम क्लॉथ की बात करें तो एक अच्छा डिजाइनर सा, एक कस्टमाइज्ड अगर क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए। वहीं अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें गारमेंट्स बनाने हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि हमें एक अच्छी सी मशीन मिल जाए। क्योंकि कितना भी है तो इंसान उतनी तेज़ी से स्पीड से काम नहीं कर पाएगा जितनी स्पीड से मशीन करेगी। ठीक है, तो अगर आपको एक कस्टमाइज़ करनी है ड्रेस को, मतलब एक नया यूनिक पीस बनाना है या एक डिज़ाइनर क्लॉथ बनाना है, तो आपको वहाँ लेबर चाहिए, एक स्किल्ड लेबर चाहिए। लेकिन अगर आपको मास लेवल पे प्रोडक्शन करना है तो आपको वहाँ मशीन्स चाहिए। एडिशनली इफ द लेबर इज चीप, अगर लेबर सस्ता है और इजीली अवेलेबल है तो लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज़ करें। और अगर लेबर बहुत कॉस्टली है और स्कैर्स हो रही है, उसकी कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप मशीन को ज़्यादा यूज़ करें। ठीक, तो गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशन सच एज अ लेबर लॉ और द इंसेंटिव फॉर मशीन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गवर्नमेंट के कुछ लॉ है वो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और किस तरीके से चॉइसेस जो होती है वो बनती है। तो देखो, इन एन इकोनॉमी the answer to these three key questions depends on
हाउ द रिसोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज, मतलब किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो जो गुड सर्विसेज के लिए होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मतलब रिसोर्सेज को एक्चुअल में ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड हु कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग दैम, और कौन कंट्रोल करेगा इस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए जो भी डिसीजन लेना है उसको कौन कंट्रोल करेगा। द सिस्टम दैट डिफाइन द मैकेनिज्म for the production, consumption and distribution of goods and services and the resources is known as the economic system of country, है ना। तो वो सिस्टम जिसमें आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म बता दें कि प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, कंजप्शन कितना होना चाहिए, इसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, और रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें जहाँ बताई जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री बोलेंगे, है ना। ये इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो The three kind of economic system are explained in the following page। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट सबसे पहले फैक्टर की, डेट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। Planned economy, तो in a planned economy a central planning authority of the government such as the planning commission must all the major economic decision in the market, यानी समझो कि जो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन होने वाला है ना, सारे फैसले वही लेगा। सेंट्रल प्लानिंग कमीशन मतलब आपका एट द एंड प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर, जो भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, इट मीन्स वहाँ प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है। तो जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं वो सब कौन लेगा, प्लानिंग कमीशन लेगा। चाहे बात करें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइजेस रखने हैं, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करने वाला है, प्लानिंग कमीशन डिसाइड करने वाला है। तो देखो यहाँ पर नाम लिखा है प्लानिंग कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो लिखा है ना, व्हाट एंड हाउ विल द प्रोड्यूस, किस किस क्या और कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे हाउ दे विल गेट प्रोड्यूस, कैसे उन्हें वो मिलेगी चीजें, और हु विल गेट, और कौन इसको यूज करने वाला है, और क्या प्राइस रखा जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा। तो द गवर्नमेंट हैज द ओनरशिप ऑफ मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड द सेक्टर लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक एंड ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज है उसमें ना गवर्नमेंट का ऑनरशिप है, मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा हुआ है ना। वही बात करें प्राइवेट ऑनरशिप की तो वो लिमिटेड है हमारे यहाँ। तो प्राइवेट ऑनरशिप लिमिटेड होने की वजह से ये जो प्राइवेट ऑनरशिप वाले जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये भी सेंट्रल अथॉरिटी के लॉ को ही फॉलो करने लगते हैं। जैसे सेंट्रल अथॉरिटी का टारगेट होता है ना, वैसे ही फॉलो करने लगते हैं, मार्केट डिमांड की तरफ नहीं जाते ये लोग। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा भी है कि विद द लिमिटेड प्राइवेट ऑनरशिप इंटरप्राइजेस यूजुअली फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटी। क्या करते हैं ये क्या करते हैं, यूजुअली सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो कर लेते हैं, और टारगेट रेदर देन द मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को ना टारगेट करते हुए क्या करेंगे, ये सेंट्रल अथॉरिटी को टारगेट करेंगे। एंड हेवीली रेगुलेट बाय गवर्नमेंट थ्रू द स्ट्रिक्ट परमिट। ठीक है, और ये क्या होंगे, मतलब एक स्ट्रिक्ट परमिट लाइसेंस इनको लेना होगा चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। हाउएवर दिस प्रिवेंट अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस टू ऑपरेट इन अ मार्केट एंड दस रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन अमंग द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, इसकी वजह से क्या होता है ना, लार्ज नंबर, हाउएवर दिस प्रिवेंट अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस, ये लार्ज नंबर ऑफ इंटरप्राइजेस को बचा लेता है। कैसे, यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन अराइज होना शुरू होता है। ठीक है, कैसे होता है, कंपटीशन अराइज होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लिटिल मोटिवेशन अमंग द इंटरप्राइजेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इनोवेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो लोग इंटरप्राइजेस जो है वो क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट जो होती है उसको बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो वहीं पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने में लग जाता है। कुछ एग्जांपल्स है प्लान इकोनॉमी की, जैसे कि फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। Point number 2, market economy. Market economy, the question of what, how and how much to produce are addressed mainly by the forces of demand and the supply with a little government intervention। यानी मार्केट इकोनॉमी में हम देखेंगे हमें क्या, कैसे और कितना प्रोड्यूस करना है, ये डिपेंड करेगा किस पे, कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी जानी है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं होगा, बहुत ही कम रोल होता है गवर्नमेंट का। यहाँ पर गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता है ऐसी कंडीशन में। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि डिमांड कितना है। यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑफन गवर्नमेंट एक्ट लाइक अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच, है ना। तो समझ गए, जैसे कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है वो एज अ फुटबॉल मैच है, और गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है, एज अ रेफरी वर्क करते हैं। ठीक, तो इट इंश्योर द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ये क्या इंश्योर करेंगे कि सेफ्टी, लॉ, ऑर्डर
और इट डज नॉट कंट्रोल द प्राइजेस और प्रोडक्शन, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, दैट्स इट। प्राइस क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होने वाला है। द ऑनरशिप ऑफ द फैक्ट्री, शॉप, land and other resources largely resist with individual and the private companies। यहाँ पर ज़्यादातर देखो जैसे वहाँ गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा था सब, यहाँ सब प्राइवेट कंपनीज के अंडर में आता है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना वो सिमिलर प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो बेटर है, प्राइजेस कम है, हम इनोवेट प्रोडक्ट लेके आए हैं, हम अच्छे खासे गुड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, United States of America, Japan, Hong Kong. However, the government play an important role even in these economy, है ना, हालांकि इन इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ देखो प्लान्ड इकोनॉमी की हमने बात की जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट है, यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे लाइसेंसेस जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू होते हैं फॉर बिजनेस, वो आपको सारे इशू कराने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ कंपटीशन जो है वो उतना नहीं रहता, मतलब यहाँ पर लोगों को ये नहीं है कि हमें क्वालिटी और इनोवेशन लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना अच्छा मोटिवेशन नहीं रहता है प्लान्ड इकोनॉमी में, है ना, कि वो लोग को इनोवेशन चाहिए या क्वालिटी चाहिए, ठीक। लेकिन हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की, कि डिमांड किस चीज़ की है, सप्लाई कितना है ना, यानी यहाँ हम बात करते हैं इनोवेशन की, यहाँ हम बात करते हैं कि किसका प्रोडक्ट कितना बेहतर हो सकता है ना, और कितना चीप रेट में मिल सकता है, ठीक। तो प्लान्ड इकोनॉमी देखो, एन इकोनॉमी system in which the allocation of resources and the prices of goods and services determined by government, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू सारी प्राइजेस सेट किए जाएं, वो है planned economy। and an economy system in which the allocation of resources and the price of the goods and services are determined primarily by the market forces and the role of the government is to provide पब्लिक गुड्स एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मार्केट में क्या होने वाला है, यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू देखी जाएगी, यानी डिमांड के थ्रू देखी जाएगी। गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ पब्लिक गुड्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे सकता है, ठीक। इसके बाद लेट्स एक्सप्लोर की बात करते हैं। चलो लेट्स एक्सप्लोर में क्या लिखा है, इन योर ओपिनियन शुड द गवर्नमेंट कम्प्लीटली स्टे आउट द इंटरप्राइज डिसीजन, क्या गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इंटरप्राइज डिसीजन से अलग हो जाना चाहिए, पहला पार्ट है, आप अपने उसमें आंसर दीजिए, ठीक है। कैन यू थिंक एन एग्जाम्पल वेयर द गवर्नमेंट एक्शन हेल्प और हार्म एन इंडस्ट्री और सेक्टर, ठीक है। आपको कोई एग्जाम्पल पता है जहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन जो है, गवर्नमेंट की वजह से जो है इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, सेक्टर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये देखो, गवर्नमेंट रोल इंश्योर द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर विदाउट कंट्रोलिंग प्राइसेस, ये हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का सिर्फ इतना रोल रहता है कि वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देख ले, सेफ्टी को देख ले, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्राइसिंग कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। प्राइवेट ऑनरशिप जो होते हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये इंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, ये ओन इनकी खुद की फैक्ट्री भी हो सकती है, शॉप हो सकती है, इनकी खुद की जमीन होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखो मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। हमने पढ़ी प्लान्ड, हमने पढ़ी मार्केट, और हम थर्ड पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ, यहाँ पर दोनों की बात होगी, यहाँ प्लान्ड एंड मार्केट दोनों की इकोनॉमीज की कुछ फीचर्स होंगे। तो इन दिस सिस्टम प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एंड द गवर्नमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इकोनॉमी चॉइसेस एंड डिसीजन, विल ऑल्सो find the large public sector companies that play a very important role in the market, है ना। बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर्स हैं, पब्लिक कंट्रीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद लिखा है इन रियलिटी most economies have the features of the fixed economic system, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें फिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को यूज किया जाता है, दैट अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप विद सम डिग्री ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन, यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप की बात की जाती है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन के साथ, कुछ गवर्नमेंट का रेगुलेशन के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लूड द इंडिया एंड द चाइना, ठीक है, जर्मनी, स्वीडन। Even the market economy like the United States of America and the Singapore have the significant government involvement in the market. Even बात कर रहे हैं कि अगर हम मार्केट इकोनॉमी कंट्रीज की बात करें तो वो उनमें भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है वहाँ पर। तो हमारी जो इकोनॉमी है, यहाँ से हमें समझ में आई कि हमारी इकोनॉमी कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में देखो क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, फेयर कंपटीशन रूल्स होने चाहिए, मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर मेंटेन्ड होने चाहिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इस चीज़ का, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड पब्लिक गुड्स जो है वो मिले, एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाएं। ये क्या है, ये तो गवर्नमेंट के अंडर में आ गया,
ठीक है। अब प्राइवेट के अंडर में मतलब मार्केट वाला जो पार्ट था उसमें क्या था, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हो यहाँ पर, मतलब ऐसे बिजनेस हो जो प्रॉफिट बनाए, इनोवेशन हो मतलब कुछ नया लेके आए, एंड कंपटीशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी तरीके की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो प्लानिंग वाले का आ रहा है और कुछ पार्ट जो है वो मार्केट इकोनॉमी का आ रहा है। ठीक, देन नेक्स्ट बात करते हैं डोंट मिस आउट। डोंट मिस आउट में हम देखते हैं इंडिया, यहाँ पर है, India's economic system has evolved over the time in the response to changing needs and challenges। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमेशा टाइम के साथ साथ और अच्छी हो रही है, इवॉल्व हो रही है ना, और अब और ज़्यादा नीड्स आ चुके हैं, लेकिन ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं और ज़्यादा चैलेंजेस भी आते जा रहे हैं। इन द डिकेड्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद की अगर हमको डिकेड्स की बात करें तो इंडिया फॉलो मोर स्टेट लेड अप्रोच सिमिलर टू द प्लान्ड इकोनॉमी, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा ना स्टेट लेड अप्रोच की तरफ भाग रहे हैं, यानी कुल मिला के हम थोड़ा प्लानिंग जो प्लान्ड इकोनॉमी है ना, थोड़ा उसके तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ भाग रहे हैं। द गवर्नमेंट प्लेड एंड मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रीज, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत रोल प्ले कर रही है, कैसे, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, उनको रेगुलेट कराने के लिए प्रोडक्शन को, है ना, लाइसेंस हो, परमिट हो, इन सब से, है ना। तो वाइल मेनी की सेक्टर्स, इसके अलावा कुछ सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हैवी इंडस्ट्रीज, ये पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू ही तो डोमिनेटेड है। ठीक है, however by the 1991 the country faced a serious economic difficulties। 1991 में क्या हुआ था, एक बहुत ही खतरनाक इकोनॉमिक कंडीशन आई थी। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म। मेजर इकोनॉमी क्या, रिड्यूस एक्सेसिव रेगुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा जो रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं ना वो उसको थोड़ा कम किया जाएगा। एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कि अब जो प्राइवेट कंपनीज है उनको एनकरेज करो, उनको और बढ़ावा दो, उनको सस्ते दर पे लोन दिया जाए ताकि वो और अच्छे से ग्रोथ करे, ताकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो। ओपन द इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज कंपटीशन, यानी मतलब अब ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, और यहाँ पर कंपटीशन जो है वो और बढ़े ताकि हम और अच्छे से निखर के आए, समझ रहे, ताकि हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है वो और अच्छी हो। तो दीज रिफॉर्म ग्रेजुअली शिफ्टेड इंडिया टुवर्ड द मोर मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम, और यहाँ पर इंडिया जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम में, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम में क्या होता है, हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, हम देखते हैं कि डिमांड किस चीज़ की है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, एंड गवर्नमेंट भी तो इस चीज़ पे फोर्स कर रही है कि आप उस चीज़ के लिए काम करिए, वो प्रोड्यूस करिए जिसकी डिमांड ज़्यादा है। तो एट द एंड हम क्या देख रहे हैं कि हम मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वाइल still retaining an important role for the government, you will study more about these changes in your higher grade, और अब आप इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे अपने आगे की क्लास में। तो this chapter has shown that the economy is essential about making choice in the world of scarce resources, यानी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है ऐसे वर्ल्ड में आप किस तरीके से उस रिसोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपको सिखाती है इकोनॉमी। इसके अलावा एंड अनलिमिटेड वांट्स, है ना, अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन उस अनलिमिटेड वांट्स के साथ और उस लिमिटेड और स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ हम किस तरीके से एक बेस्ट चॉइस को लेके आए ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो सकती है, इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। द इंडिविजुअल enterprises governments must constantly decide how to best use available resources, है ना, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट को सबको डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से हम बेस्ट प्रोडक्ट ला सकते हैं, बेस्ट प्राइस लेके आ सकते हैं, बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, किस तरीके से जो रिसोर्सेज है उसका अच्छा यूज कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द डिसीजन, है ना, अपने दिमाग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। These choices are reflected in the three key economic question। पहला, what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, how to produce, कैसे प्रोड्यूस करना है, and for whom to produce, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आए थे, ये चैप्टर में आए थे और इसका आंसर भी हमें मिला था कि डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड द डिफरेंट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो अलग अलग तरीके के से आंसर देगी इन क्वेश्चंस का, बट मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी, लेकिन जो अब मॉडर्न इकोनॉमी आई है ये प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी दोनों को कंबाइन करके यानी मिक्स्ड इकोनॉमी पे वर्क कर रही है। तो अंडरस्टैंडिंग दीज आइडियाज हेल्प अस अप्रिशिएट हाउ एवरीडे डिसीजन, पब्लिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम टुगेदर शेप द प्रोडक्शन, यानी ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इससे हमें पता चला कि किस तरीके से रोज़ हमारे डिसीजन, पब्लिक पॉलिसीज़ जो है या हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक साथ मिलके शेप दे रहे हैं प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज को।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमने सारे ही टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं, तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं उसको क्लियर करूंगी। एंड वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।